We are live. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है मैंने उसका टाइटल लिखा है कि आज हम डिस्कस करेंगे हेल्दी स्किन क्या होती है और हम सब की हेल्दी स्किन कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हेल्दी स्किन के कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी स्किन हेल्दी है। एक सबसे बड़ी जो मिथ है हम सब लोगों की वो हम क्लियर कर लेते हैं कि हेल्दी स्किन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गोरा रंग हो गया तो हेल्दी स्किन है, या कोई एक क्रीम है या एक दवाई लगा ली और हमारा रंग साफ हो जाएगा और हमारी स्किन हेल्दी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं है। ये सब अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर कर लें कि हेल्दी स्किन इज़ नॉट इक्वल टू फेयर स्किन। स्किन का टोन होना, इवन टोन होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी नज़र आने के लिए, लेकिन गोरा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गोरे रंग को लेके इतनी ज़्यादा कह सकते हैं आप क्यूरीज होती हैं। लोग आके डिस्कस करते हैं कि मेरा रंग साफ़ नहीं है, आप प्लीज़ मेरा रंग गोरा कर दें, हेल्दी नहीं लगता। तो इसलिए आपने इस चीज़ से पहले क्लियर कर लें। अच्छा जी, फिर हम क्वेश्चंस हम जो है ना मैं बाद में लूँगी, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ पहले कि आपको पता हो कि आपकी स्किन हेल्दी है भी सही कि नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फीचर है हेल्दी स्किन का वो ये है कि आपकी स्किन डिजीज़ फ्री। पहला इंपॉर्टेंट, कोई किसी किस्म की कोई एक्टिव डिजीज़ अगर आपकी स्किन पे नहीं है, एक्नी नहीं है, आपको कोई रैशेस नहीं है, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है, किसी किस्म के दाने नहीं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी कैटेगरी का नंबर 1 पॉइंट जो उसने फुलफिल कर दिया। नंबर 2 पे टोन, इवन टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इवन टोन से ही पता चलता है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। इवन टोन से मेरी मुराद ये है कि आपका फोरहेड, आपका चिन, चीक, सारा जो कलर है वो एक जैसा होना चाहिए। कुछ लोगों का फोरहेड का जो कलर है वो डार्क होता है, कुछ का चिन का कलर डार्क होता है, कुछ के अपर लिप्स पे डार्क कलर होती है, डार्क टोन आ रही होती है। अदर देन पिगमेंटेशन इश्यूज जैसे मेलास्मा है, मैं उसकी बात नहीं करी, मैं वैसे ही ओवरऑल टोन की बात कर रही हूँ। नंबर 2 पे आ गया इवन टोन होना। नंबर 3 पोर्स। पोर्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकली स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। पोर्स जो है वो डिजीज़ कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन पोर का साइज़ ज़रूर डिफाइन करता है कि स्किन कितनी हेल्दी है। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो जो पोर साइज़ है वो बहुत कम होगा, रिड्यूस्ड पोर साइज़ मिनिमम जितना भी है। नंबर 4 हाइड्रेटेड नज़र आएगी, प्लम्पी नज़र आएगी। ये 3-4 फीचर्स अगर आपकी स्किन पे हैं तो इसका मतलब है आपकी स्किन हेल्दी है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जी, आप हेल्दी स्किन कैसे अटेन कर सकते हैं? आपके क्वेश्चंस बीच में ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बीच में जो आपने नोट किए हैं, 2-3 मुझे दिखा दे। अच्छा, इसमें आपने पूछा है जी सन ब्लॉक मिनरल। सन ब्लॉक पे तो मैंने पहले भी ऑलरेडी अपनी वीडियो जो है ना वो अपलोड की हुई है। सन ब्लॉक, एक सन ब्लॉक सबके लिए नहीं होता। मिनरल बेस्ड जो सन ब्लॉक्स होते हैं उसमें आप इंग्रेडिएंट्स में आपको बता देती हूँ, नेम मैं नहीं गाइड कर सकती। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, अगर ये 2-3 इंग्रेडिएंट आपके सन ब्लॉक में शामिल हैं तो इसका मतलब है कि ये मिनरल बेस्ड सन ब्लॉक है। सेकेंड जो है 2 टोन स्किन ट्रीटमेंट जी, वही अगेन जो मैं बात करी थी इवन टोन की। तो 2 टोन ऑब्वियसली उस वक्त होती है जब आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आपका सन एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा है और आपकी जो हेल्थ इनसाइड जो सिस्टम्स हैं वो ठीक नहीं है। समटाइम्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से आपका जो स्किन टोन है वो 2 टोन नज़र आता है। समटाइम्स आपका सन एक्सपोजर की वजह से नज़र आता है जैसे। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा मिडिल एज पीपल के अंदर, जो लोग हेयर डाई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका भी जो स्किन टोन है वो 2 टोन होता है। उसमें ये होता है कि जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली हेयर डाई यूज़ कर रहे होते हैं उनका फोरहेड का टोन और ये साइड्स ये सारी डार्क हो जाती हैं। तो आइडियली मैं रिकमेंड करती हूँ डार्कर टोन्स की तरफ मत जाया करें जब भी आपने हेयर डाई करना होता है। और अगर आप करते ही हैं तो हेयर डाई के बाद जब हेयर वॉश करते हैं, इमीडिएट भी और बाद में भी, जितनी दफ़ा आप हेयर वॉश करते हैं आप कोशिश किया करें वो हेयर कलर वाला पानी आपके फेस पे नहीं आए। आप जब हेयर डाई करते हैं, आप इसको यूज़ करते हैं, वॉश करते हैं, तो फिर वो पानी आपकी स्किन के ऊपर
डाई वाला पानी जब स्किन पे गिरता है तो वो पिगमेंट आपकी स्किन में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो स्किन में भी पिगमेंट आपको अनइवन टोन देता है। नेक्स्ट इज द पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई सिंगल ट्रीटमेंट मैं पिगमेंटेशन के लिए गाइड नहीं कर सकती। पिगमेंटेशन पहले आप मुझे स्पेसिफाई करें, आपकी एक्नी के बाद की पिगमेंटेशन है, आपकी मेलास्मा वाली पिगमेंटेशन है, या किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से पिगमेंटेशन है। कॉमनेस्ट अनीमिया अगर आपका है तो आपके फेस के ऊपर मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन पैचेस आ जाते हैं। B12 डेफिशिएंसी की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, या किसी किस्म का कोई भी फेस के ऊपर कोई रिएक्शन हुआ है, कोई एलर्जी हुई है या एक्नी हुई है, उसके बाद भी पिगमेंटेशन रह सकती है, तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। डिफरेंट टाइप की पिगमेंटेशंस के लिए हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं। सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक जैसे ट्रीटमेंट हर तरह की पिगमेंटेशन को डील नहीं कर सकता। तो इसमें पिगमेंटेशन डील करने के लिए मैंने अक्सर ही गाइड करती हूँ कि सन प्रोटेक्शन सबसे पहले शुरू कर दें। अगर आप सन प्रोटेक्शन शुरू कर देंगे तो आपका जो भी पिगमेंटेशन का इशू है एटलीस्ट वो स्टैटिक हो जाएगा, वर्स नहीं होगा तो एटलीस्ट स्टैटिक हो जाएगा। बाकी ये अकॉर्डिंग टू द कॉज हमें जो है ना उसको हमेशा ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर मिनिमाइजेशन। चलें आज पोर्स पे भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी हेल्दी स्किन का एक कंपोनेंट है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि पोर्स जो हैं वो हमारे स्किन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, पोर्स डिजीज कैटेगरी में नहीं आते। ठीक, प्रोमिनेंट कब होते हैं? जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो, जेनेटिकली प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या एज के साथ ये प्रोमिनेंट होते हैं। एज से मेरी मुराद ये है कि जैसे ही हमारी 30s हम क्रॉस करते हैं तो हमारा स्किन का जो रीजनरेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और डीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो चीज़ बैलेंस नहीं होती तो आपका जो स्पोर्टिंग टिश्यू है स्किन का वो कम हो जाता है। स्किन का स्पोर्टिंग टिश्यू कम होता है तो आपका पोर साइज जो है वो बड़ा नज़र आता है। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम ऑयली स्किन को बेहतर कर सकते हैं कि आप दिन में 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट फेस वॉश किया करें, क्लिनजर्स यूज़ करें जो आपकी जो सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग हो, जो आपका ऑयल कंट्रोल करें। अननेसेसरी ऑयली स्किन जिनकी पोर्स वाली स्किन है, अननेसेसरी क्लिनजिंग, फेशियल मसाज, स्क्रबिंग, इसको जितना अवॉइड करेंगे उतना आपका पोर साइज कम रहेगा। क्योंकि आप जितना क्लिनजिंग फेशियल मसाज करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है आपकी ऑयल की प्रोडक्शन होगी, और जब ऑयल प्रोड्यूस होगा तो आपका पोर साइज बड़ा नज़र आएगा। तीसरा, एजिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको भी हम हर्ट नहीं कर सकते। तो उसमें यह होता है कि कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम इधर क्लिनिक्स में भी करते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग करते हैं, हम लेज़र जेनेसिस करते हैं, CO2 लेज़र करते हैं। ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन की रीजनरेशन पावर को इंक्रीज़ करते हैं। स्किन की रीजनरेशन पावर इंक्रीज़ होगी तो आपका जो पोर साइज़ है वो कम से कम नज़र आएगा। और घर में आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको सारी रेमेडीज़ बताई हैं कि आपने ऑयली स्किन को कंट्रोल करना है, जेनेटिक फैक्टर को नहीं कर सकते, और हेल्दी डाइट लेनी है क्योंकि हेल्दी डाइट भी स्किन रीजनरेशन में हेल्प करती है। क्योंकि हेल्दी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं स्किन रीजनरेशन में। और विटामिन C अगर आप स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी स्किन के रजीम में तो वो भी स्किन रीजनरेशन में हेल्प करता है, तो वो आपका पोर साइज और कम कर सकता है। क्लिनजर्स फॉर ऑयली स्किन एंड क्लिनजर्स फॉर ड्राई स्किन। अच्छा, ऑयली स्किन का तो मैंने बता दिया कि आप ऑयली स्किन के लिए क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड बेसिक मेन इंग्रेडिएंट होता है। कि जब भी आप वो परचेज़ करें आप देखें उसके ऊपर सैलिसिलिक एसिड ज़रूर लिखा हुआ, तो वो आपको स्किन को ड्राई कर देता है। और ड्राई स्किन के लिए क्लिनजर्स के नाम मैं यहाँ पे आपको गाइड नहीं कर सकती। सेरामाइड कंटेनिंग, ग्लिसरीन कंटेनिंग आप ड्राई स्किन के लिए यूज़ करें, या फिर आप लेबल यूज़ करें जिसके ऊपर लिखा हाइपो एलर्जेनिक्स फॉर सेंसिटिव स्किन। इस तरह के क्लिनजर्स ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट डिग्री बर्न मार्क, क्रीम और प्रोसीजर। अगर फर्स्ट डिग्री बर्न हो तो मार्क तो रहता ही नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो सुपरफिशियल बर्न होता है। सुपरफिशियल बर्न जब हील होता है तो वो पिगमेंटेशन छोड़ के नहीं जाता और स्कार नहीं छोड़ के जाता। स्कार तभी होता है जब आपका सेकंड डिग्री इन्वॉल्व होता है, यानी कि ज़रा डीपर टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है। डीपर टिश्यू जब इन्वॉल्व होगा तो ही पिगमेंटेशन और स्कार होगी, और वो स्कार देखने के बाद मैं गाइड कर सकती हूँ कि कोई क्रीम उसमें हेल्प करेगी या फिर हमें कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। हेयर केयर रूटीन। हम हेल्दी स्किन के इश्यूज से हटके तो डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। हेयर केयर रूटीन बताएं और डाई यूज़। हेयर डाई
तो मैं वैसे आइडियली सबको ही मना करती हूँ कि बिफोर टाइम आप हेयर डाइज यूज़ ना करें अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कोई आप फैशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। वो इसलिए कि हेयर डाई ऑल्सो कंटेन केमिकल्स, उसके साथ आपके बाल जो है वो डैमेज होते ही होते हैं, हेयर का टेक्सचर ख़राब होता है और हेयर ब्रेक कर जाते हैं बीच में से, और हेयर फॉल के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम अगर रिकमेंड करते भी हैं तो हम सेंसिटिव स्किन के लिए रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक मेडिकल ग्रेड के जो है हम वो रिकमेंड नहीं करते, डाइज रिकमेंड नहीं करते। अगर आपको कोई सेंसिटिविटी इशू है, यानी कि आपको डाई से रिएक्शन हो जाता है, तो फिर आई कैन गाइड कि आप कौन सा यूज़ करें। ग्लूटाथायोन साइड इफेक्ट सेल्फ मेडिकेशन, अच्छा सेल्फ मेडिकेशन तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ सेल्फ मेडिकेशन के। ग्लूटाथायोन की अगर हम बात करें तो ग्लूटाथायोन इज़ गुड, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारा लीवर इसको प्रोड्यूस करता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अदर देन स्किन टोन। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, या लोग जो ज़्यादातर समझते हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ कलर फेयर करता है। नहीं, ग्लूटाथायोन सिर्फ कलर फेयर नहीं करता, इसके अदर भी बहुत ज़्यादा एडिड बेनिफिट्स हैं। ये इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करता है, ये वेट लॉस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। तो इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट अगर आप अपनी रूटीन में इसको ऐड कर इसको अगर अपनी रूटीन में ऐड करते हैं। ग्लूटाथायोन हम टॉपिकल भी देते हैं, यानी कि क्रीम फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम ओरल फॉर्म में भी देते हैं, और हम इसे ड्रिप फॉर्म में भी देते हैं। लेकिन आप खुद से इसको नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कि आप किसी भी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से गाइडेंस ना लें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम आपको देते हैं या रिकमेंड करते हैं तो उसके पीछे हम डिटेल्ड हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं, फिर आपका वर्कअप करवाते हैं। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपको अंडरलाइन कोई इशू नहीं होता जो इस चीज़ से हमें मना करे कि हमने आपको नहीं देना, तो उसके बाद हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और फिर हम रिकमेंड करते हैं आपको ग्लूटाथायोन की ट्रीटमेंट। एक्नी मार्क्स बेस्ट ट्रीटमेंट और मेडिकेशन। एक्नी मार्क्स का भी मैंने बहुत दफ़ा गाइड किया है। एक्नी मार्क्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है आपकी एक्नी मार्क्स सिर्फ पिगमेंटेशन मतलब छोड़ कर गए हैं या स्कार्स छोड़ के गए हैं। पिगमेंटेशन को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सन ब्लॉक होता है, फिर एंटीऑक्सीडेंट, जैसे वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट इज दिस ग्लूटाथायोन देते हैं, विटामिन सी सीरम क्रीम फॉर्म में दे सकते हैं। ये तो अगर आपका सिर्फ पिगमेंटेशन का इशू है। और अगर आपका स्कार्स का इशू है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि स्कार सरफेस से ऊपर है, उभरे हुए हैं, या स्कार्स आपकी सरफेस से नीचे हैं, गड्ढे बने हुए हैं, क्योंकि दोनों का टोटली डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स जो स्किन से बाहर निकले होते हैं उनमें ज़्यादातर हम इंजेक्शंस लगाते हैं। एनाकॉट इंजेक्शन लगता है इंट्रालीजनल, उसी स्कार वाली जगह पे ही लगता है, तो स्कार बैठ जाता है। और जो पिटेड स्कार्स होते हैं या डिप्रेस स्कार्स होते हैं उसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसमें माइक्रो नीडलिंग है, CO2 लेज़र है, थ्रेड्स है, बहुत इनोवेटिव न्यू ट्रीटमेंट है जिसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ओवरऑल आपका स्किन टोन, आपका एज, आपका लाइफस्टाइल, सब चीज़ों को देखते हुए। एक ट्रीटमेंट सबके लिए इक्वली बेनिफिट कभी भी नहीं होता। हर चीज़ को देखते हुए स्किन की जो ट्रीटमेंट है वो कस्टमाइज़ करते हैं। तो आपने कोई अगर स्पेसिफिकली पूछनी है ट्रीटमेंट तो वो आप अपने बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से या हमसे ऑब्वियसली हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्दी स्किन के ऊपर मैं फिर कंटिन्यू रखती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए। अच्छा, हेल्दी स्किन कभी भी किसी एक क्रीम से आप अचीव नहीं कर सकते। ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि बस एक क्रीम बता दें मुझे ऐसी जो मैं हमेशा यूज़ करती रहूँ जिससे मेरी स्किन फ्रेश रहे। ऐसा नहीं है। हेल्दी स्किन आप सबको पता है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारी स्किन के ऊपर हर वो चीज़ नज़र आती है जो हम अंदर लेकर जाते हैं और वो चीज़ जो हमारी बाहर की है, यानी कि हमारी अंदर की एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करती है हमारी स्किन को और हमारी बाहर की एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करती है। तो अगर आपको अंडरलाइन कोई हार्मोनल इशू है, कोई मेटाबॉलिक इशू है, सिंपल अनीमिया भी है, या सिंपल एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन बी की है, वो भी आपकी स्किन पे नज़र आएगी। और अगर आपकी इन्वायरमेंट ड्राई है, ह्यूमिड है, आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी स्किन पे नज़र आएंगे। तो जब हम हेल्दी स्किन की बात करते हैं तो हम इस चीज़ की बात करते हैं कि आपने इनसाइड आउट अपने आप को ट्रीट करना है। कोई क्रीम ऐसे नहीं ले लेनी जो आपकी स्किन को हेल्दी कर देगी।
अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले मॉडिफाई करना है। लाइफस्टाइल में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है डाइट। अगर आप हेल्दी आपकी हैबिट्स हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो डेफिनेटली इट विल ऐड ऑन टू योर हेल्दी स्किन। हेल्दी डाइट हम किसको कहते हैं? हेल्दी डाइट कहते हैं बैलेंस डाइट को, जिसके अंदर आपका फ्रूट्स, आपकी वेजीज, आपका प्रोटीन पोर्शन सारा बैलेंस्ड होता है। कई दफ़ा हम क्या कर रहे होते हैं, वेजीज हम ले रहे होते हैं लेकिन उन्हें हम इतना पका के लेते हैं कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, या फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो हम कम ले रहे होते हैं। कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है जो कहें ये आप खाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। हर फ्रूट की अपनी जगह है, हर मौसम के फल की, सब्जी की। तो कोशिश किया करें आप सीजनल फ्रूट्स और वेजीज को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐड करें। प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन एग से, फिश से, चिकन से, मटन से, कोई भी, ये बिल्डिंग ब्लॉक है स्किन का बेसिकली। हेल्दी डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 पे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेंगे। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपका वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक कम है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड कभी नज़र नहीं आएगी। अपना वाटर इनटेक इंक्रीज़ करें, नंबर 2। नंबर 3, एक्सरसाइज की आदत डालें। एक्सरसाइज आप जैसे ऐड करेंगे स्किन में, आपकी स्किन की ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई जिस भी जगह की अच्छी होगी, जहाँ की अच्छी, वहाँ की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिशन सप्लाई पहुँचेगी। जब न्यूट्रिशनल सप्लाई पहुँचेगी तो ऑब्वियसली आपकी स्किन को रिक्वायर्ड जो भी इंग्रेडिएंट होगा वो उसको मिलेगा और वो हेल्दी नज़र आएगी। नंबर 4, आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ, जो लेट नाइट जागना है। लेट नाइट जब आप जागते हैं तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा सर्काडियन रिदम, अल्लाह ताला ने हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक माइंड में सेट की हुई है कि इतने बजे सुबह ये हार्मोन निकलना है, दोपहर को ये हार्मोन निकलना है, रात को ये निकलना है। तो जब हमारा स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाता है तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको फेस के ऊपर स्ट्रेस के साइंस नज़र आते हैं। तो 8 घंटे की नींद, लेकिन वो 8 घंटे, सुबह के 8 घंटे कभी नहीं हो सकते। कोशिश करें कि रात के ही हों, नींद अपनी प्रॉपर लें। उसके बाद आती है स्किन केयर रूटीन की बारी। स्किन केयर रूटीन जो मैं अक्सर गाइड करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स भी देख रहे होंगे कि 3 बेसिक चीज़ें आपकी स्किन में ज़रूर होनी चाहिए। आपका फेस वॉश, आपका फेशियल क्लिनजर, आपका सन ब्लॉक और आपका मॉइस्चराइज़र। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी की स्किन केयर रूटीन में आपको हेल्दी स्किन अटेन करने में हेल्प करते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आता है स्किन के ऊपर, किसी किस्म का कोई पिंपल है, कोई रैश है, कोई ऐसी चीज़ जो एकदम से हो गई है, या जो आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स को या आप होम रेमेडीज़ करें और वो ठीक नहीं हो रही, तो इमीडिएटली अपने बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी कई दफ़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं सिंपल अगर यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो एक्नी प्योरली ट्रीटेबल कंडीशन है, 100% ठीक हो जाती है बगैर मार्क्स के और बगैर स्कार्स के। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स इतना लेट आते हैं मेरे पास कि वो स्कार्स भी, उनको ईयर्स गुजर चुके होते हैं स्कार्स को बने हुए को। तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बेहतर है आप टाइम से क्या कहते हैं अपने कंसल्ट करें डॉक्टर को भी, फिजिशियन को या सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, ताकि वो इशू हम जल्दी ठीक कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया होगा कि हेल्दी स्किन के इश्यूज़ को, हेल्दी स्किन आप कैसे अटेन कर सकते हैं, और गोरे रंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेलाज़मा। मेलाज़मा बहुत कॉमन इशू है, बहुत कॉमन इशू है। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स एक्नी, मेलाज़मा और हिर्सुटिज्म के मैं देखती हूँ। तो मेलाज़मा के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टेक होम मैसेज है वो ये कि प्लीज़ इस पे तजर्बे मत किया करें, इस पे बिल्कुल तजर्बे नहीं करें, क्योंकि आपका मेलाज़मा ठीक हो सकता है, लेकिन वो क्यों ठीक नहीं होता, जब आप पूरी क्या कहते हैं फ्रेंड्स की बातें मान के, फेसबुक को फॉलो करके, इंस्टाग्राम को फॉलो करके, डिफरेंट रेमेडीज़ अप्लाई करके उसको मज़ीद ख़राब करके आ जाते हैं। सुपरफिशियल मेलाज़मा जल्दी चला जाता है, जो डीप मेलाज़मा होता है उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अगेन मेलाज़मा के लिए हमें 3-4 चीज़ें आपको खुद अपनी डायग्नोज आप कर सकते हैं। जैसे आपका HP लेवल तो कम नहीं रहता, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है, इसके अलावा आपका सन एक्सपोजर, और अगर कोई आप होम रेमेडीज़ करते हैं, स्पेशली जो लेमन की एप्लीकेशन है जो घर में लोग लगाते हैं, उससे मेलाज़मा बहुत ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने नहीं करनी। इवन स्किन पॉलिश और ब्लीच से भी मेलाज़मा होता है।
तो प्लीज़ इन चीज़ों को तो सबसे पहले अवॉइड किया करें। दूसरे नंबर पे सन प्रोटेक्शन। सन ब्लॉक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ट्रीटमेंट ऑफ मिलाजमा। तो हमने जब भी मिलाजमा ठीक करना है, बल्कि इनफैक्ट ये तो एक टिप मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी किस्म की जब हमने पिगमेंटेशन ठीक करनी होती है तो पहला जो इंग्रेडिएंट है कॉमन, वो सन ब्लॉक होता है। तो आपने रिलीजियसली सन ब्लॉक लगाना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर कॉज हम जो है उसको वो ट्रीट करते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आप विजिट करेंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? सो फार इट्स डन, इट्स बीन आधा घंटा हो गए। चले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों से लाइव क्वेश्चंस लेके। डॉक्टर मेरीन विच सन ब्लॉक वही अच्छा होगा जो आपको सूट करता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो SPF 30 सफिशेंट, और अगर आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव है तो यूज़ हायर SPF 100 यूज़ करें। सेंसिटिव स्किन है तो यूज़ सेंसिटिव स्किन SPF सन ब्लॉक, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यूज़ क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक। ऑयली है तो जेल बेस्ड सन ब्लॉक आप यूज़ करें। तो इसके लिए मैं ब्रांड का नेम सॉरी नहीं गाइड कर सकती यहाँ पर, मैं इसमें आपको जनरल बता सकती हूँ। मिनरल बेस्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उनमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आपने देखना है। यस, विटामिन सी इज़ गुड फॉर मेलास्मा, बट हमें ये देखना पड़ता है कि अगर अनटिल अनलेस कॉज कोई और है तो फिर विटामिन सी अकेले हेल्प नहीं करेगा। हमें जब तक कॉज को ट्रीट नहीं करते तो एक सिंगल मेडिसिन या क्रीम वो काम नहीं करती। पिंपल्स के निशान के लिए आप विटामिन सी ज़रूर लगा सकती हैं, वो हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अपॉइंटमेंट के साथ आप आ सकते हैं, बिल्कुल। हमारा आप अपॉइंटमेंट नंबर नोट कर लें, वो है 0333047770। वैसे तो आप वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा। तो अपॉइंटमेंट बेस्ड जो है ना हम पेशेंट्स को देखते हैं। जी, मैंने अभी नंबर बता दिया। आप वेबसाइट पे जाएं, आप वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इंस्टा के थ्रू ले सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरी टीम जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। चलेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। और हेल्दी स्किन अवेयरनेस मंथ है तो मैं आपके साथ कुछ ना कुछ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी इस महीने में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।